हेलो एवरीवन, आज डेट है 14 फरवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि दजिगम नेशनल पार्क को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के, तो सियाचिन ग्लेशियर को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारे इंडिया के लद्दाख यूटी में हाईएस्ट बैटलफील्ड के रूप में, पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट बैटलफील्ड के रूप में सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और रिलेटेड है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के। अगर हम नॉन पोलर रीजन में अगर हम बात करें तो सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर के रूप में सिचुएटेड है सियाचिन ग्लेशियर। नॉन पोलर रीजन आप समझ गए होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा अदर एरिया जहां पर ग्लेशियर सिचुएटेड है उसमें सेकंड नंबर आता है सियाचिन ग्लेशियर का। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो 5 स्टेट में जनरल इलेक्शन को लेकर के है। आज 14 फेब को गोवा, उत्तराखंड, इसके अलावा यूपी जो स्टेट है उसमें सेकेंड फेज के इलेक्शन होंगे। आप सभी को ध्यान होगा कि जब इलेक्शन डेट डिक्लेयर की गई थी तब पंजाब में भी 14 फेब को ही इलेक्शन डेट डिक्लेयर की गई थी, लेकिन बाद में यहाँ की जो पार्टीज हैं उन्होंने अर्ज किया इलेक्शन कमीशन से कि ये जो डेट है उसको शिफ्ट किया जाए। कारण क्या था कि आज गुरु रविदास जयंती है और यहाँ पर रविदासिया जो कम्युनिटी है उसको बिलोंग करने वाले बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और वो आज विजिट करते हैं बनारस में। तो एक गुरु रविदास जो जयंती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने गुरु रविदास जयंती को ध्यान में रख करके जो इलेक्शन डेट है उसको शिफ्ट किया था। तो इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को हम व्यू कर लेते हैं। संत रविदास की अगर हम बात करें तो भक्ति मूवमेंट में एक इंडियन मिस्टिक सेंट पोइट के रूप में इन्होंने यहाँ पर अपने भक्ति मूवमेंट में अपना जो रोल प्ले किया था। रविदासिया जो रिलीजन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो 15 to 16 सेंचुरी के दौरान इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। जो संत रविदास हैं इनके फॉलोअर्स उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेनली पंजाब एंड हरियाणा, इस वाले एरिया में इन्होंने एज ए गुरु टीचर के रूप में इस रीजन में अपना रोल प्ले किया था। वो एक पोइट सेंट थे, सोशल रिफॉर्मर थे एंड स्पिरिचुअल फिगर के रूप में थे। अगर उनकी बात की जाए तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है या फिर किस साल उनका जन्म हुआ इसके बारे में ज़्यादातर नहीं पता है, मतलब एक तरीके से जो प्रॉपर जो डेट है वो पता नहीं है। तो आपको क्या पूछ लेंगे कि जो भी इनका एरा है, जो भी इनका टाइम पीरियड है, इसको लेकर के किसी उस टाइम के जो इम्पोर्टेंट कोई किंग होगा, किंगडम होगा, उसको रिलेट करके पूछ लेते हैं कि ये उस राजा के उस जैसे कि अकबर के टाइम में कंटेम्प्रेरी थे या उस टाइम कोई और किंग होगा उसके टाइम में कंटेम्प्रेरी थे। तो ये संत रविदास जो है डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डायरेक्टली आपसे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि संत रविदास के फॉलोअर्स कौन कौन से एरिया में है। इसको आप इनडायरेक्टली हिस्ट्री से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर को इनडायरेक्टली रिलेट करके यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो इनका जो 1450 कॉमन एरा जो टाइम पीरियड है, इसके टाइम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए थे ये आपको ध्यान में होने चाहिए। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनकी जो टीचिंग्स हैं वो दादूपंथी जो ट्रेडिशन का जो पंचवर्ण टेक्स्ट है उसमें भी इंसर्ट है। इन्होंने सोसाइटी में जो भी एक डिफरेंसेस है कास्ट के बेसिस पर या जेंडर के बेसिस पर, इन सारे सोशल डिविजन्स को रिमूव करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इनकी जो फिलोसफी और वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सभी को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने जो आज प्रेजेंट टाइम में हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है वो सारी की सारी चीज़ें इनके टीचिंग्स में इंसर्ट थी। ओके, तो इस रविदासिया कम्युनिटी को फॉलो करते हैं, इसको बिलोंग करते हैं बहुत सारे लोग पंजाब में, और इसी कारण से जो पंजाब में इलेक्शन डेट है उसको शिफ्ट किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो श्रीलंका और इंडिया में इशू को लेकर के है। आप सभी को पता है कि इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी हेल्दी रिलेशन रहे हैं, लेकिन ये एक मेजर इशू है यहाँ पर जो फिशिंग को लेकर के है। सबसे बड़ा इशू ये है कि श्रीलंका जो नेवी है उन्होंने प्रेजेंट टाइम में भी 12 तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं उनको अरेस्ट कर लिया है और 2 बोट्स जो हैं उनको सीज कर लिया है। इस तरीके के इशू आप रेगुलर देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर में रेगुलर आते रहते हैं कि श्रीलंका की नेवी ने फिर से इंडिया के जो
फिशरमैन हैं उनको कैप्चर किया। कारण क्या है? कारण ये है कि जो पाक बे वाला एरिया है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया का ये तमिलनाडु स्टेट है और ये श्रीलंका कंट्री है। यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो पाक बे है, इसको एक तरीके से वोटर लाइन है। आप सभी को पता है कि वोटर लाइन जो एरिया है उसको आप एक तरीके से डेडिकेटेड तरीके से उसको लाइंड अप नहीं कर सकते, एक तरीके से सिक्योर नहीं कर, जैसे लैंड को आप बिल्कुल क्लियरली उसकी मार्किंग कर सकते हो, लेकिन जो एक वोटर एरिया जो है उसकी क्लियरली मार्किंग नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इशू है, यहाँ पर डिसाइड कर रखा है स्टेट के थ्रू, यहाँ पर डिसाइड कर रखा है कि ये जो एरिया है वो श्रीलंका के अंडर आता है, ये जो एरिया है वो इंडिया के अंडर आता है। लेकिन यहाँ पर जो भी हमारे इंडिया के फिशरमैन हैं वो यहाँ पर एंट्री कर जाते हैं और इसकी वजह से इशू क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे इंडिया के पास में जो भी फिशरमैन हैं उनके पास में काफ़ी मैकेनाइज्ड बोट्स होती हैं और उसकी वजह से जो डीप ट्रोलिंग एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता है और ये ही इंडिया और श्रीलंका के बीच में मेजर इशू है। अगर हम बात करें तो हमारे जो रिलेशंस हैं उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट फिर देखने को मिलता है। ये सबसे बड़ा इशू है। डीप ट्रोलिंग से क्या होता है कि डीप ट्रोलिंग में आपके पास में ऐसी मैकेनाइज्ड बोट्स जिससे आप सी बेड एरिया तक जा कर के जो भी रिसोर्सेज हैं उन सभी को कैप्चर करके ले आते हो। तो यहाँ पर श्रीलंका बार बार अपना यही इशू क्रिएट करता है, यही अपनी बात रखता है कि डीप ट्रोलिंग से ना सिर्फ हमारी जो नेचुरल जो एक तरीके से रिसोर्सेज हैं सी के वो ख़त्म हो रहे हैं और ये बोला जाता है कि इंडिया के जो फिशरमैन हैं उनके पास में बहुत सारे इंसेंटिव मिलते हैं उनको गवर्नमेंट से भी। तो इसको लेकर के भी इशू है कि गवर्नमेंट जो है वो इनको इस तरीके की मैकेनाइज्ड बोट्स के लिए जो भी इंसेंटिव दिए जाते हैं उनको बंद करे ताकि ये जो डीप ट्रोलिंग जो इशू है वो रोका जा सके। ओके, अब इसको लेकर के जो तमिलनाडु के सीएम हैं उन्होंने हमारे पीएम को लेटर लिखा है, उनको अवेयर किया है कि आप इस इशू को अपने आप में लीजिए और डिस्कस कीजिए और जो भी फिशरमैन हैं तमिलनाडु के जो भी फिशरमैन जिनको कैप्चर किया गया है उनको रिलीज किया जाए, उनको छोड़ा जाए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब देखो अभी श्रीलंका के मिनिस्टर जो है वो हमारे इंडिया की विजिट पर थे, तब बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हुआ और जब भी श्रीलंका से कोई विजिट पर आता है तो पहले ये एज्यूम किया जाता है कि इस बार जो है वो फिशिंग जो इशू है उसको लेकर के भी डिस्कशन किया जाएगा। अब देखो न्यूज़पेपर में डायरेक्टली बोला जाता है कि फिशिंग इशू मतलब हमारे इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशन है उनके ऊपर कितना इफेक्ट डालता है ये फिशिंग इशू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, यूके का एनजीओ है ऑक्सफैम, जो ऑक्सफैम इंडिया इसकी एक ब्रांच होगी। इसको लेकर के इंडिया ने हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उन्होंने FCRA एक्ट के अंडर इनको जो भी अप्रूवल दिया जाता है 5 साल की जो रिन्यू किया जाता है वो इस बार इनका रिन्यू नहीं किया। तो ब्रिटिश ऑफिशियल ने जो इस इशू को रेज किया है और ये बोला है इंडिया को कि आप हमारे जो भी ऑक्सफैम इंडिया जो यूके एनजीओ है उसी की ब्रांच है उसको आप रिन्यूअल कीजिए, FCRA एक्ट के अंडर उसको रिन्यू कीजिए। उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी जिसको मदर टेरेसा ने ओपन किया था उसको भी पहले होम मिनिस्ट्री ने उसका भी रिन्यूअल बंद कर दिया था, बोला था कि इसको रिन्यू नहीं किया जाएगा। इशू ये था मिशनरीज ऑफ चैरिटी को लेकर के, इसके बहुत सारे अकाउंट थे। अभी प्रेजेंट टाइम में FCRA एक्ट में जो चेंज हुआ है उसमें ये बोला गया है कि कोई भी जो एनजीओ है उसको क्या करना है, SBI दिल्ली की ब्रांच जो है उसमें अकाउंट होना चाहिए, उसी में मनी आना चाहिए और उसी के थ्रू सारा वर्क किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो भी एनजीओ हैं उनके जो भी फॉरेन से जो डोनेशन उनको मिलता है उसको ओवरव्यू करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। कारण क्या है, FCRA एक्ट ही इसलिए बनाया गया था कि जो भी एनजीओ उनको फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन मिलता है उसको रेगुलेट करने के लिए 1976 में ये एक्ट बनाया गया था। कारण क्या था, ये बोला गया कि जो भी फॉरेन से कंट्रीब्यूशन मिले उसका यूज़ उसी टारगेट उसी एम के लिए किया जाए जिसके लिए वो मनी भेजा गया है। जैसे कि कोई एनजीओ एजुकेशन के लिए काम करता है तो वो जो मनी है जो फॉरेन से उसको कंट्रीब्यूशन मिला है, फॉरेन से उसको डोनेशन मिला है उस एनजीओ को, वो एजुकेशन में ही खर्च हो। थ्रेट ये मिल रही थी कि जो भी फॉरेन से मनी आता है उसको उस टारगेट के लिए यूज़ ना करके किसी अदर वर्क्स में इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको थ्रेट करने के लिए, उसको हार्म पहुंचाने के लिए उस मनी का यूज़ किया जा सकता है। इसीलिए FCRA एक्ट बनाया गया था और टाइम टू टाइम इसमें अमेंड भी किया जाता है। जैसे 2010 में किया गया और अब 2020 में भी इसमें अमेंड किया गया है, क्योंकि आने वाले टाइम के साथ में नई जो भी नए इशू जो हैं वो क्रिएट होते रहते हैं।
जैसे कि अगर हम देखें तो कुछ टाइम में फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इसलिए एफसीआरए एक्ट में ये चेंज किया गया है कि 5 साल के लिए आपको एक लाइसेंस दिया जाएगा हर एनजीओ को, और फिर 5 साल के बाद में आपको दोबारा से रिन्यू करवाना होगा। इससे क्या होगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो टाइम टू टाइम इन एनजीओ को रिव्यू करती रहेगी, और अगर कहीं भी उनको लूप होल मिलता है और लगता है कि इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाने के लिए इस मनी का यूज़ किया जा रहा है तो उसको बैन किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है आप सभी को पता है बहुत सारे स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट और जो गवर्नर हैं उनके बीच में क्लैश देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो इशू है वो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की सीएम, उन्होंने तमिलनाडु के सीएम को एक लेटर लिखा और ये बात की कि हम गवर्नर जो इशू आपके यहाँ भी देखने को मिला, क्योंकि तमिलनाडु में नीट बिल को लेकर के नीट बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, गवर्नर के पास में भेजा, लेकिन गवर्नर ने कुछ टाइम के बाद में रीसेंट कर दिया कि आप इसको रिव्यू कीजिए। ओके, हालांकि दोबारा 8 फरवरी को दोबारा से तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अदर पार्टीज़ के साथ में मिल करके बिना कोई चेंज किए उसमें दोबारा से गवर्नर के पास में उसको भेजा है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर देखें तो वेस्ट बंगाल में भी वहाँ के जो गवर्नर है उनके साथ में इशू देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में जो टसल है उसको लेकर के हम वो सारे स्टेट जहाँ पर इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट रेगुलर देखने को मिल रहे हैं, तो हमें एक साथ मिल करके नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट जो है वो एक कन्वेंशन होल्ड करेंगे और उस कन्वेंशन के थ्रू कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस इशू को हम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं और सेंटर के साथ में किस तरीके से डिस्कशन किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखो, गवर्नर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और अब फिर से न्यूज़ में आ गया तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है गवर्नर के हर एक तो फैक्ट, हर एक उससे रिलेटेड आर्टिकल, कौन कौन सी उनके पास में पावर्स हैं और कौन कौन सी जो उनके पोस्ट के साथ में उनके पावर रहती हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो चंद्रनगर जो है यहाँ पर एक रजिस्ट्री बिल्डिंग बनाई गई थी 1875 में। फ्रेंच जो इन्वेडर हमारे इंडिया में आए थे उन्होंने यहाँ पर कॉलोनियल टाउन बनाया था, फ्रेंच सेटलमेंट बनाया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे ईस्टर्न कोस्ट पर अगर हम बात करें, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर बात करें, तो जो चंद्रनगर है वो पहला एक तरीके से पोर्ट के रूप में इसको डेवलप किया गया था, ट्रेडिंग पोस्ट के रूप में। चंद्रनगर जो है उसको फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट के रूप में हुगली जो रिवर है उसके बैंक के ऊपर, ईस्टर्न बैंक के ऊपर इसको सेटअप किया गया था 1696 में फ्रेंच के द्वारा। अब यहाँ पर फ्रेंच इन्वेडर की बात हुई है तो आपका क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि जब हमारे इंडिया में एक तरीके से फॉरेन जो इन्वेडर्स हो रहे थे, जिसमें पोर्टुगीज़ आए, ब्रिटेन वाले लोग आए, इसके अलावा ये सारे जो भी ट्रेडर इंडिया में आए थे, उसमें सबसे पहले एंट्री किस फॉरेनर ने की थी और उसके बाद में सबसे लास्ट में किसने की थी। और ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि सबसे लास्ट में हमारे इंडिया से कौन गए थे। ओके, तो ये क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर चंद्रनगर की बात कर दी कि ईस्टर्न कोस्ट पे हमारे इंडिया का इंपॉर्टेंट एक ट्रेडिंग पॉइंट के रूप में सिचुएटेड था। इशू क्या है कि यहाँ पर उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी। अब ये जो बिल्डिंग है वो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी जर्जर अवस्था में स्टेज में आ गई है, ये मैप के थ्रू आप याद देखिए। अब इसको लेकर के जो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि इसको रिन्यू किया जाए, इसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए। फ्रेंच एम्बेसडर जो हैं वो भी यहाँ के विजिट पर आए, तब भी उन्होंने डिस्कस किया कि इस बिल्डिंग को रिस्टोर किया जाना चाहिए। ओके, इसके लेकर के डिस्कशन भी हुआ फ्रेंच कंट्री के बीच में और यहाँ पे वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है उनके बीच में भी कि वहाँ पर मनी ट्रांसफ़र किया जाएगा और इसको रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन कोविड की वजह से ये जो इशू है, ये जो रिस्टोर करना था इस बिल्डिंग को, वो कंप्लीट नहीं हो पाया और अब दोबारा से 30 मंथ्स के लिए जो मनी है, जो प्रोसीजर है, उसको एक्सटेंड किया गया है। अब यहाँ पर हुगली रिवर की बात की गई है तो हुगली रिवर को हम देख लेते हैं क्योंकि हुगली रिवर के ईस्टर्न बैंक पर ही सिचुएटेड है चंद्रनगर। हुगली रिवर की अगर हम बात करें तो गंगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी के रूप में सिचुएटेड है। ओके, गंगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? किसी भी रिवर से एक ऐसा पार्ट जो उससे निकलने के बाद में वापस जाकर के अपने वोटर को उसमें मर्ज नहीं करती है। जैसे कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद के पास में जो गंगा रिवर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर ये जो है हुगली रिवर,
वो मतलब इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, या फिर अगर हम बात करें तो सर्दर्न पार्ट में फ्लो होती है। यहाँ से हुगली रिवर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरी के रूप में निकलती है, और यहाँ पर दूसरा जो पार्ट है वो पद्मा के रूप में, इसका जो गंगा का दूसरा जो पार्ट है वो पद्मा के रूप में बांग्लादेश में एंटर कर जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? ट्रिब्यूटरी ये होती है जैसे कि ये गंगा रिवर फ्लो होती हुई आ रही है, ट्रिब्यूटरीज ये है जो अपने वाटर को ला करके मेन रिवर में मर्ज कर देती है, और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है कि किसी मेन रिवर से वाटर निकाल करके एक रिवर के रूप में जब कोई फ्लो होती है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो यहाँ से हुगली रिवर जो है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, और इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, हुगली रिवर की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उसके नेम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 5 पर, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आप सभी को पता है कि अभी तेलंगाना में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है उसका अनवेल किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और अब हमारे प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने रामानुजाचार्य का गोल्ड स्टैच्यू जो है उसको तेलंगाना में हैदराबाद में उसको अनवेल किया है। रामानुजाचार्य उनको 1000 ईयर जो है उनको कंप्लीट हो गए हैं, और उसी के पॉइंट के ऊपर ये सारी जो इनॉग्रेशन है ये कंप्लीट किए जा रहे हैं। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने श्री रामानुजाचार्य का 216 फीट और सबसे इम्पोर्टेंट बात 5 पंचलोहा स्टेचू जो है, मतलब 5 तत्वों से मिलकर के 5 मेटल से मिलकर के उसको बनाया गया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वो कौन कौन सी मेटल थी वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेंगे कि जो 5 मेटल हैं जो भी उनके नेम आपको दे करके पूछ लेंगे कि कौन कौन से मिलकर के वो बनाया गया है। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसकी जो हाइट है वो 216 फीट है। रामानुजाचार्य की अगर हम बात करें तो 11वीं सेंचुरी के एक इम्पोर्टेंट पोइट थे, या इम्पोर्टेंट एक तरीके से सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हमारी सोसाइटी में जो भी इश्यूज हैं, जैसे कि विश्वद्वैत जो है, मतलब एक तरीके से वो किसी में भी, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली किसी वन तरीके से वो सोसाइटी को कि इस तरीके से आप इन्फ्लुएंस करने, वो सभी को इक्वलिटी का जो एक तरीके से उन्होंने टीचिंग जो दी थी वो हमारी सोसाइटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, और इनका फिलोसॉफी में ये इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 6 पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो क्वेड ग्रुप को लेकर के है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि क्वेड ग्रुप की मीटिंग हुई, और क्वेड ग्रुप में मेलबर्न में जो मीटिंग हुई उसमें बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हुआ। इंडो पैसिफिक रीजन, इसमें पॉजिटिव एजेंडा को आउटकम शोकेस करने की कोशिश की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात की गई किस तरीके से वैक्सीनेशन बनाई जाएंगी 1.3 बिलियन डोजेज, जिसमें फंडिंग दी जाएगी यूएस के द्वारा, प्रोडक्शन किया जाएगा इंडिया में, और फिर ऑस्ट्रेलिया और जापान के जो भी नेटवर्क्स हैं उनके थ्रू इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ग्लोबली लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर। इसके अलावा इंडो पैसिफिक क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन के ऊपर भी यहाँ पर डिस्कशन हुआ। इसके अलावा अदर पॉइंट्स पर अगर हम बात करें तो 5G सिस्टम को ट्रांसपेरेंट तरीके से, सेफ तरीके से हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इस टेक्नोलॉजी को, इसके लिए भी यहाँ पर वर्क डिसाइड किया गया। टेररिज्म को लेकर के, क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है वहाँ पर भी इसको लेकर के यहाँ पर, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनके ऊपर क्वेड ग्रुप में, क्वेड जो मीटिंग हुई अभी जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हुआ। अब यहाँ पर बात आती है कि जब अदर कंट्रीज जैसे कि यूएस जो है, ऑस्ट्रेलिया जो है, या फिर इसके अलावा जो जापान जो क्वेड ग्रुप के मेंबर हैं, इन्होंने रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इशू हैं उनमें अपनी अपनी बात रखी, लेकिन इसमें इंडिया ने इसको बाइकआउट किया। इंडिया ने अपनी तरफ से जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हैं उसमें इंडिया ने कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, और अपनी तरफ से कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं दिए। लेकिन फिर बात आई बॉर्डर इशू की, इंडिया और चाइना को लेकर के क्वेश्चनिंग जब की गई तो इंडिया ने अपनी तरफ से आंसर देते हुए ये बोला कि जो भी हमारे बीच में जो बॉर्डर टेंशन है उसको एक तरीके से डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्लोबली लेवल पर बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो फोकस्ड है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो इश्यूज हैं उनको किस तरीके से सोल्व किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चाइना ने एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया था
क्वाड ग्रुप के लिए कि एक तरीके से मिलिट्री अलायंस है और जो कंट्रीज अदर कंट्रीज हैं उनको काउंटर करने के लिए इसको इतना ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। लेकिन इसका आंसर देते हुए इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आया कि जो क्वाड ग्रुप है वो किसी कंट्री के लिए, किसी को काउंटर करने के लिए नहीं है, हमारा कोई कॉमन एनिमी नहीं है। हमारा सिर्फ एक ओपन टारगेट है कि इंडो पैसिफिक वाला रीजन जो है वो फ्री एंड ओपन रह सके। तो उसके लिए अगर हमें ये लगता है कि चाइना यहाँ पर डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तभी चाइना को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, नहीं तो कॉमन एनिमी के रूप में उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो सेकेंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो रिलेटेड है हमारे इंडस्ट्रीज को लेकर के। यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने ये बोला है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में लेबर इंडस्ट्री को लेकर के जो स्टैटिकल सिस्टम है उसमें हमें चेंज करने की ज़रूरत है। लेबर इंस्पेक्शन जो है उसको लेकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने ये बताया कि इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्सीडेंट हम देखते हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, जैसे ऑटो इंडस्ट्रीज हो गया, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया, इसके अलावा फायर क्रैकर्स इंडस्ट्रीज जैसे तमिलनाडु में हम इशू देखने को मिलते हैं। तो कुछ बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो हजार्डस इंडस्ट्री होती हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिलते हैं। अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, क्रस्ट रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय सेफ इन इंडिया। इसमें ये बोला गया कि हमारे यहाँ पर जो भी सेक्टर है उसमें काफ़ी सेफ तरीके से काम किया जा रहा है। और यहाँ पर जो राइटर है उनका मानना ये है कि जितनी हमारे यहाँ पर इशू होते हैं इंडस्ट्री में, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, उन सभी के जो डाटा हैं वो यहाँ पर इस रिपोर्ट में शो नहीं किए गए हैं। जितने एक्सीडेंट, जितने क्रैश होते हैं, जितनी इश्यूज होते हैं, उन सभी को यहाँ पर शो नहीं किया गया है। यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो अदर स्टेट में आप देखोगे तो वहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेशन है रिपोर्ट में उनका वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ओके, तो राइटर ये बोलते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो जो लेबर इंडस्ट्री है उसको ओवरव्यू करने के लिए हमारे यहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स होने चाहिए उनकी काफ़ी ज़्यादा कमी है। दूसरा इशू क्या होता है कि जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपनी तरफ से कोशिश करके अपने जो भी एक्सीडेंट्स हैं उनको काफ़ी कम संख्या में शो करवाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर इतनी अच्छी डेवलपमेंट वाली, इतनी अच्छी तरीके की इंस्पेक्शन रिव्यू पॉलिसी होनी चाहिए कि कोई भी जो एक्सीडेंट है, कोई भी जो इशू है, कोई भी जो इस तरीके का क्लैश है वो ऐसे ना हो कि उसको शो मतलब एक तरीके से नज़रों में ना आए। क्योंकि जब इंडस्ट्री के हर इशू को शो नहीं किया जाता है तो उसको इंस्पेक्शन, बहुत सारे ऐसे लूप होल्स होते हैं हर इंडस्ट्री में, उन लूप होल्स के ऊपर भी ध्यान नहीं जाता है और इसकी वजह से इस तरीके के इशू जो हैं वो आने वाले टाइम में एक बिग ट्रेजेडी के रूप में सामने आ सकते हैं। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इशू हैं किसी भी इंडस्ट्री में, उन सभी के रिव्यू करने के लिए हमारा जो लेबर फोर्स है, हमारी जो लेबर इंडस्ट्री है, उसमें हमारे जो रिक्रूटमेंट है उनको इंक्रीज़ किया जाना चाहिए ताकि जो हर इंडस्ट्री को जो इंस्पेक्शन है वो अच्छे से किया जा सके और इस तरीके की जो भी शॉर्टकमिंग्स है वो सामने आ सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 7 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो बताया गया है कि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसके लिए इंडिया भी अपने ड्रीम को फ्लोरिश करने के लिए, फुलफिल करने के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया है। इंडिया जो है वो भी अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए हम काम कर रहा है। अभी हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो चाइना और यूएस ट्रेड वॉर एक तरीके से स्टार्ट हो गया। इस तरीके बहुत सारे इशू को लेकर के, जैसे चाइना अपनी तरफ से स्टेटमेंट देता रहता है, यूएस अपनी तरफ से स्टेटमेंट देता रहता है। यूएस बहुत सारी चाइना के जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने मार्केट में एंट्री करने के लिए उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंट करता है। तो ये ट्रेड वॉर है। ट्रेड वॉर मतलब आपके जो प्रोडक्शंस हैं उनको एक दूसरे के मार्केट की अवेलेबिलिटी जब खतरे में लगने लगे तो इसकी वजह से बोला जा रहा है कि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी। चाइना का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है इस सेक्टर के ऊपर और ये इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो अदर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यूएस जो है वो भी अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा है और अपने अदर एरियाज़ में कुछ जो इंडस्ट्री है वो इसको लेकर के अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो एरिजोना कैंपस जो है वहाँ पर 2 फाउंड्रीज जो है वो एस्टेब्लिश करने की यूएस अनाउंस कर चुका है। सेम इसी तरीके से इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि हम भी अपने यहाँ पर इस इंडस्ट्री को डेवलप करने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के है।
राइटर ये बोलते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जगह पर अगर हम देखें तो कॉम्बेटिव फेडरलिज्म हमारे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फेडरलिज्म मतलब क्या होता है कि आपके सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, दोनों के पास में पावर है, अपनी लॉ मेकिंग पावर है, लॉ इम्प्लीमेंटिंग पावर है, अपने पास की जो फोर्सेज हैं, मतलब हर लेवल पर उनको इंडिपेंडेंट है। और दोनों की दोनों जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो एक दूसरे से अपनी पावर को गेन नहीं करते, वो गेन करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन से, एक ऐसी रूल बुक से अपने पावर को गेन करते हैं। तो ये होता है फेडरलिज्म। हमारे इंडिया में फेडरलिज्म है, आप सभी को पता है प्योर फेडरलिज्म नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर बहुत सारी अगर हम पॉइंट्स देखें तो उनके बेसिस पर, और इसको लेकर के क्वेश्चन भी मेंस में आ जाता है कि फेडरलिज्म हमारे इंडिया में यूनिटरी सिस्टम है, फेडरलिज्म सिस्टम है, या हम क्वासी फेडरल है। आप सभी को पता है कि इंडिया क्वासी फेडरल है, मतलब मोर पावर है सेंटर के पास में, यूनिटरी फीचर्स ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास में यहाँ पर फेडरलिज्म के पावर्स भी इंडिया में है। ओके, तो इनको लेकर के कुछ बेसिक फैक्ट्स, कुछ बेसिक जो टर्म्स है वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन से यूनिटरी फीचर्स हैं और कौन से हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म वाले फीचर्स हैं, और कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमें बनाते हैं कि हम मोर यूनिटरी हैं। ओके, अब यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में आपने देखा कि आईएएस कैडर रूल्स जो हैं 1954 जो है उसमें सेक्शन 6 में कुछ चेंज करने की बात की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि हम चेंज करेंगे कि जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो सर्विसेज हैं वो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इनको सेंटर के द्वारा, इनको एक तरीके से इनका जो प्रोसीजर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है, लेकिन फिर इसके बाद में इनको कैडर अलॉट किए जाते हैं। और अभी क्या होता है कि ये जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वर्क करते हैं, तो इनको सेंट्रल डेपुटेशन पर बुलाया जाता है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ टाइम से जो सेंट्रल डेपुटेशन पे जो ऑफिसर्स हैं वो आना काफ़ी कम हो गए हैं। इस आर्टिकल को हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया था एडिटोरियल पेज पर, और इसके आंसर अगर हम देखें तो कारण क्या है। सबसे पहले जब हमने आर्टिकल डिस्कस किए थे तो उसमें यही बोला गया था कारण का पता करो ना, क्यों नहीं आ रहे ऑफिसर्स डेपुटेशन पर, कारण भी तो पता करो। तो कारण ये है कि एक तो देखो मोर लिबरल जो है, मतलब उनको जो मोर पावर्स मिलती है स्टेट में जब वो होते हैं तो अथॉरिटी के रूप में वर्क करते हैं, बहुत सारी पावर्स होती हैं ऑफिसर्स के पास में। सेंटर में आते हैं तो सेंटर में उनको जो भी पोस्ट दी जाती है एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर उनको काम करना पड़ता है। दूसरा कारण क्या होता है कि जब से लेटरल एंट्रीज स्टार्ट हुई हैं, कि जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है उन पर लेटरल एंट्रीज आपने स्टार्ट कर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसके बेसिस पर भी जो ऑफिसर्स हैं उनको लगता है कि हमारे पास में स्टेट में तो मोर पावर्स है, हम क्यों जाएं सेंट्रल डेपुटेशन पे। तो ये कुछ इशू है जिसकी वजह से ये ऑफिसर्स की जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। अब यहाँ पर इशू की अगर हम बात करें तो ये जो प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि ये नंबर्स कम आ रहे हैं, मतलब ऑफिसर्स कम आ रहे हैं, तो इसको हम चेंज करें और सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर बनाएं। तो इस इशू को इस आर्टिकल में बताया गया है कि इस तरीके के जो इशू हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो भी इशू हैं उनको सोल्व करने के लिए इस तरीके की जो एक्सट्रीम पॉलिसीज़ बनाने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट से डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्टली ये जो भी चेंज किए जा रहे हैं उनका विरोध किया है, अपोज किया है। इसके अलावा और भी अगर हम इश्यूज़ देखें तो गवर्नर और जो भी स्टेट में इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा क्लैश देखने को मिला है। आज हमने फ्रंट पेज पर ही डिस्कस किया कि गवर्नर की जो पावर्स है उनके खिलाफ में जो वेस्ट बंगाल की सीएम है और तमिलनाडु के सीएम उनके बीच में डिस्कशन हुआ कि हम क्यों ना ये गवर्नर जो इशू है इसको सॉल्व करने के लिए जो भी अदर स्टेट है अगर हमारे साथ में मिलकर के डिस्कशन करना चाहिए तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर ये सारे आर्टिकल जो स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल के सीएम और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनके बीच में इशू है, इसके अलावा और भी अगर हम इशू देखें तो महाराष्ट्र में जो इशू है कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि आप नॉमिनेटेड मेंबर्स को अपॉइंट कीजिए, लेकिन फिर भी वहाँ के जो गवर्नर है वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाद में उनको जुडिशरी के पास जाना पड़ा और जुडिशरी ने इंटरवीन किया, तब जाकर गवर्नर ने अपनी पावर्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। तो ये कुछ इशू हैं जो रेगुलर हर बहुत सारे स्टेट्स में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि फेडरलिज्म मीन्स डेमोक्रेसी को अगर हमें इम्प्रूव करना है और एक अच्छे लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट करना है तो जो फेडरलिज्म है वो कोऑपरेटिव होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को कॉम्बैट करने के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो आप सभी को पता है कि विंटर सीजन में हमारे इंडिया में बहुत सारी हमारी जो भी साइट्स हैं
बर्ड साइट्स हैं वहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज आती हैं, बर्ड की स्पीसीज, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पोलर रीजन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी विंटर होने की वजह से वहाँ से हमारे इंडिया में एक मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीसीज आती हैं। तो इसको बर्ड को मॉनिटर किया गया और यहाँ पर देखा गया कर्नाटका में 2021-22 के लिए विंटर बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम में, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी साइट्स जो हैं उनका पता लगाया गया, जो बर्ड स्पीसीज है उनका पता लगाया गया कि कौन सी नेटिव है और कौन सी फॉरेनर है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्पीच हमें फॉरेन से देखने को मिली। आप सभी को पता है कि ये जो वेटलैंड साइट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, किसके लिए? बर्ड स्पीसीज के लिए। वेटलैंड साइट की अगर हमने बात की है तो आपको सभी को पता होगा कि हर साल 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका कारण ये है कि 1971 में ईरान का जो रामसर शहर है वहाँ पर वेटलैंड ट्रीटी जो है, एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया था, और इसीलिए 2 फरवरी को हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल 2 फरवरी को हमारे इंडिया में 2 इम्पोर्टेंट वेटलैंड साइट्स को और ज़्यादा इंक्लूड किया गया है, और अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 49 वेटलैंड साइट हो गई हैं। तो जो 2 न्यू वेटलैंड साइट हैं उनके नेम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि साउथ एशिया में अगर हम देखें तो इंडिया जो है उसमें सबसे ज़्यादा वेटलैंड साइट एग्जिस्ट करती हैं। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट से ध्यान आपको रखना है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।